पीएम मोदी ने गुरुवार को हल्द्वानी का किया दौरा, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। पीएम ने 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड के देहरादून नाबार्ड द्वारा स्ट्रेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्ट्रेट क्रेडिट सेमिनार में स्ट्रेट फोकस पेपर का किया विमोचन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन की कार्यवाही, पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर अवैध खनन से भरे वाहन को किया सीज। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं की दल बदली शुरू। खटीमा विधानसभा से बसपा के नेता कांग्रेस में हुए शामिल। बसपा नेता अरविंद कुमार ने थामा कांग्रेस का दामन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज पर उत्तराखंड विशेष। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कुमाऊं की जीत का प्लान लेकर हल्द्वानी पहुंचे और हल्द्वानी पहुंचकर पीएम मोदी ने कुमाऊं आस्था और न्याय के देवता माने जाने वाले गौलज्जियों को प्रणाम करते हुए भाषण की शुरुआत कुमाऊनी भाषा में की। और पीएम का दौरा चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुमाऊं मंडल में 29 में से 24 सीटें बीजेपी की हाथ लगी थी, जबकि कांग्रेस के खाते में केवल 5 ही सीटें आई थी। इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि कुमाऊं क्षेत्र में फिर से परचम लहराया जाए। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में डबल इंजन के विकास पर ही फोकस रखा है और परोक्ष तौर पर उन्होंने हरीश रावत पर भी निशाना साधा। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साहित नजर आए। और पीएम मोदी ने कहा कि देश की आजादी में कुमाऊं का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी ने सबसे पहले 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और हल्द्वानी के लिए बड़ी सौगातें दी। में आए थे तो 18,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया और आज लगभग 17,600 की योजना का शिलान्यास पहले से निर्धारित था और 2,000 करोड़ अलग से उन्होंने जिस तरह आज घोषणा की हल्द्वानी के लिए लगभग 20,000 करोड़ की योजना का शिलान्यास आज यहाँ पे हुआ है। मेरे विभाग की जो बहुत ऊर्जा विभाग की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली देने का काम करेगी और 6 प्रदेशों को जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पानी और सिंचाई का भी काम करेगी। तो ये निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ 50 साल से ये योजना पे काम नहीं हो रहा था। जब पहले 4 महीने पहले जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो मैंने प्रयास किया, मैं शेखावत जी से मिला, प्रधानमंत्री से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, वो भी प्रधानमंत्री से मिले और तब हमने सारी क्लियरेंस पिछले 4 महीने में इस जलविद्युत परियोजना की है और आज मुझे खुशी है कि ये जलविद्युत परियोजना इसका काम शुरू होगा। सारी स्वीकृतियाँ हमको इस योजना के लिए हमारी सारी स्वीकृतियाँ हमको मिल गई है। उत्तराखंड के प्रति, पहाड़ के प्रति, कुमाऊं के प्रति और बहुत बड़ा लगाव रहा है और आज तक देश में चाहे जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितना कार्यकाल माननीय नरेंद्र मोदी जी का रहा, तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड में, कुमाऊं में, गढ़वाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। वो पहाड़ के लोगों को प्यार करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को बहुत प्यार करते हैं और सर्वविदित है, चाहे केदारनाथ धाम हो, चाहे दूसरे धाम हो, चाहे ऑल इंडिया रोड हो, हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहाड़ को दिल से प्यार किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून नाबार्ड स्ट्रेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया और सेमिनार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्ट्रेट क्रेडिट सेमिनार में स्ट्रेट फोकस पेपर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा हम सभी की सामूहिक यात्रा है। इसमें सभी को पूरी तत्परता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। और स्ट्रेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से साल 2025 में उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में
श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में नाबार्ड का महत्वपूर्ण योगदान है और आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सड़कें और भंडारण और व्यवस्था, पेयजल, सिंचाई में सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मजबूत करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका सृजन कर महिला सशक्तिकरण भी नाबार्ड का योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य दिया है और इसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सामने आई। बता दें कि नववर्ष के आगमन पर उत्तरकाशी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में अभियान के तहत अवैध खनन से भरा कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और मामले में जांच जारी है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही नेताओं की दलबदली शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में खटीमा विधानसभा में बसपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए और आपको बता दें कि बसपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी, जिला पंचायत सदस्य, उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला पंचायत संगठन अरविंद कुमार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरविंद कुमार का भव्य स्वागत किया और अरविंद कुमार ने कहा कि काफी लंबे समय से मैं बहुत ईमानदारी और निष्ठा से बसपा में कार्य कर रहा था, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों की कार्यशैली और गतिविधियों से क्षुब्ध होकर आज मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बसपा के आज एक युवा नेता अरविंद कुमार बसपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनकी आम जनता में बहुत अच्छी पकड़ है, जिनके आने से निश्चित रूप से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान किया। देखिए, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय से कार्य करता रहा और बहुत ही निष्ठा ईमानदारी के साथ मैंने बहुजन समाज पार्टी में कार्य किया, लेकिन कुछ बाहरी प्रभारियों को यहाँ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी जो हमारे संग कार्य कर रहे थे। वो लोग पार्टी को आगे बढ़ाने की बजाय अपनी जेब भर के पार्टी को पीछे ढकेलने का काम लगातार करते आ रहे थे, जिनसे मैं क्षुब्ध होकर मैंने फिर मंथन किया कि यहाँ पे समाज जो हमारा बाहुल्य क्षेत्र है एससी और एसटी का, उस समाज की हम लड़ाई किस बैनर के तले लड़ सकते हैं लोग। देखिए, अरविंद कुमार जी हमारे क्षेत्र के एक युवा नेता है जिनके आमजन में बहुत अच्छी पकड़ है और जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और इससे पहले बसपा के प्रदेश प्रभारी रहे हैं, उधम सिंह नगर बसपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो अरविंद जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जागरूक युवा नेता है कि आज ज़रूरत है इस भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो आज किसान परेशान हैं, जो आज युवा परेशान है, जो आज आम जन परेशान है, महंगाई जो है बेतहाशा आसमान छू रही है, एक आम आदमी का चूल्हा चल पाना वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस घड़ी में सबसे पहले हमें इन महंगाई से, बेरोजगारी से और किसानों के हकों को दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में आना, देश में आना। इसलिए अरविंद भाई ने बहुत सोच समझकर आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां लगातार चल रही हैं और इसी कड़ी में बसपा अब 2022 चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। रुड़की के भगवानपुर में बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा प्रदेश प्रभारी सहित तमाम पदाधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे और इस दौरान भगवानपुर से बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हुए सुबोध राकेश के समर्थन में भारी संख्या में भीड़ सम्मेलन में पहुंची थी और साथ ही सम्मेलन में पहुंच कई लोगों ने बसपा की सदस्यता भी ग्रहण की और सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश प्रभारी ने
कहा कि उत्तराखंड में बसपा के 4 विधायक जो है दिए हैं और सभी 70 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है और अभी 15 सीटों पर बसपा अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। जल्द ही बसपा सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी कर देगी। प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे ने कहा कि बसपा अब अपना संगठन और मजबूत कर रही है और भगवानपुर में बसपा अपना परचम लहराएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 2022 के चुनाव में बसपा को जनता अपना आशीर्वाद देगी और जनता सुबोध राकेश को विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। वहीं बाजपुर के वार्ड नंबर 12 में सभासद राजीव तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने नशे के खिलाफ नगर में रैली निकाली और इस दौरान महिलाओं ने बाजपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस प्रशासन से नशे पर रोक लगाने की मांग की है और जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि बाजपुर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए लगातार स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है। और इस दौरान सभासद राजदीप तिवारी ने कहा कि नशे से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, जहां पर युवा वर्ग चोरियां करके नशे की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे महिलाओं का जीना मुहाल हो चुका है। और महिलाओं ने कहा कि नशा करने वाले युवक आए दिन सड़कों पर चलने वाली महिलाओं के मोबाइल और पर्स छीनकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नशे की पूर्ति करने के लिए नशा करने वाले लोग घर का सामान भी बेच रहे हैं और नशे पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। खराब हो चुका है। कच्ची शराब और स्मैक को लेकर आज महिलाएं सारी एकत्रित हुई हैं, थाने का घेराव करा है और अपनी क्या कहते हैं ज्ञापन उन्होंने दिया है और एसआई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस कच्ची शराब और स्मैक के लिए कार्य किया जाएगा पूरा। इस नशे से तो लगभग भौना इस्लाम नगर में तो ये ऐसा नशा चल गया है, इस कच्ची शराब से बढ़कर तो अब स्मैक आ गई है। कभी चोरी, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार के उसका पर्स छीन लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्मैक से बहुत बढ़ावा मिल रहा है लड़कों को। सर हमारे यहाँ तो आधे से ज़्यादा लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और बाकी हैं वो भी बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। उनके पति हैं, काम करते नहीं है, नशे के लिए चाहिए। कच्ची शराब तो एक बार को सस्ती मिल जाती है, लेकिन स्मैक तो महंगी मिलती है। उसके लिए वो क्या करते हैं, घरों का सामान बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया था अभी, वहाँ पे महिलाओं का शाम को निकलना मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, महिलाएं आराम से आ जा सकती थी। बिकती है इसमें कोई न करता, इसमें पड़ोस में बिकती है इसमें कोई न करता, इसमें इधर बात कर रहे हैं मैडम, इधर बात कर रहे हैं। चलिए इसी बीच खबर बाजपुर से है, जहां पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए बंद रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अध्यापकों की तरफ से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण दिया जा रहा है और विद्यालय में पहुंचे छात्र छात्राओं को स्कूल प्रबंधन की ओर से घर वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और जिलाधिकारी ने 31 दिसंबर तक विद्यालय में छात्र छात्राओं के आने पर रोक लगाई है, जबकि विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो लगातार संचालित होती रहेंगी। इसके आदेश जारी किए गए हैं, जिसके चलते बाजपुर में सरकारी और निजी विद्यालय में अध्यापकों छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। वहीं आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति रस्तोगी ने कहा कि जिलाधिकारी का आदेश प्राप्त होने के बाद तत्काल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्रों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन विद्यालय में पहुंचे कुछ छात्राओं को घर वापस भेज दिया गया और विद्यालय में पहुंचे अध्यापकों की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। रात हमें सूचना मिली कि जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 30 और 31 तारीख में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो उसके लिए हमने रात व्हाट्सएप पर सूचना मिलने के साथ ही सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही सूचित कर दिया है कि 30 और 31 तारीख को विद्यालय में क्लासेस नहीं चलेंगी, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। तो जिससे सभी बच्चे अपना घर पर हैं, सभी बच्चों को सूचनाएं मिल गई हैं, क्योंकि सभी क्लासेस में मैसेज हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाई रखे थे सभी के, उसी ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों को सूचित कर दिया गया है। वहीं उत्तरकाशी के धरासू बड़ेथी बनचौरा मोटर मार्ग पर गुनाली तोक के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वाहन में 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया और स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर व्यक्ति का इलाज जारी है।
सब ठीक है, आ रहे हूँ बिहार। उत्तराखंड के टिहरी में ट्रेजरी के 2 कैशियरों जयप्रकाश और यशपाल दोनों कर्मचारियों पर नई टिहरी थाने में धोखाधड़ी का और गबन का केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि दोनों कर्मचारियों पर अभी तक करीब 2 करोड़ 21 लाख के गबन का आरोप है और इस मामले में 2 और लोग शामिल बताए जा रहे हैं। बता दें कि पुलिस की छानबीन करने पर इस केस में जयप्रकाश को गाड़ी मिली है, जिसमें से 103 सरकारी फाइलें बरामद हुई हैं, जिसमें 101 फाइल ट्रेजरी और 2 निर्वाचन संबंधी हैं। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि जनपद स्तर पर एसआईटी का गठन कर मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये ट्रेजरी के 2 कर्मचारी हैं, जयप्रकाश और यशपाल। इनके परिजनों ने 27 दिसंबर को कोतवाली नई टिहरी में आके एक शिकायत मतलब गुमशुदगी रजिस्टर करवाई थी, दोनों की मिसिंग। ये दोनों के परिजन आए थे, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो दोनों लोग हैं अपनी गाड़ियों के साथ गुमशुदा है और इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कोतवाली में एक मिसिंग रजिस्टर करी गई दोनों के खिलाफ पुलिस ने, और मिसिंग की जो तफ्तीश एक सब इंस्पेक्टर को दी गई और अभी वो तफ्तीश शुरू हुई थी। तो ये कल को ट्रेजरी ने एक 409 आईपीसी का केस रजिस्टर करवाया है और इन दोनों कर्मचारियों पे और इसके अलावा 2 और हैं जिन पे कि इन्होंने केस रजिस्टर करवाया है 409 आईपीसी का, और उसमें धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों के संभावित प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं और इसी कड़ी में रुड़की क्षेत्र की भगवानपुर विधानसभा में एक बार फिर से देवर भाभी सामने हैं, आमने सामने। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 और 2017 में भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े पूर्व राज्य मंत्री सुबोध राकेश हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर बसपा में शामिल हुए। तो वहीं भगवानपुर विधानसभा से 2 बार की कांग्रेस से विधायक उन्हीं की भाभी ममता राकेश भी चुनावी मैदान में है और विकास कार्यों के नाम पर जीत का दम भर रही हैं। और मौजूदा कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने अपने देवर सुबोध राकेश पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सुबोध राकेश दलबल की राजनीति करते हैं, जिसे अब क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया था 2017 विधानसभा चुनाव में, उसी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन मोदी लहर में भी सुबोध राकेश जीत नहीं पाए थे और अब एक बार फिर दलबल की राजनीति करते हुए उन्होंने 2022 चुनाव में अब हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है, जिससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। पर अब क्षेत्र की जनता उन्हें समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यक्रम गणेश आपके द्वार सबके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। इस दौरान गणेश गोदियाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा और उनका आभार जताया। और गणेश गोदियाल ने विधानसभा चुनाव 2022 की चर्चा की। साथ ही गणेश गोदियाल ने जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अगले 5 सालों को रोजगार के लिए समर्पित किया जाएगा और प्रदेश का विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। ऐसे सभ्य और पढ़े लिखे समाज में जहां हमने बेटियों के हाथ में कलम थमाकर उन्हें पायलट बनाने के सपने देखे, इंजीनियर बनाने के सपने देखे, डॉक्टर बनाने के सपने देखे, उन बेटियों के हाथ में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दरांती थमाने का काम कर रही हैं, घसियारी योजना चला रही हैं। और हमारे बेटियां, हमारी बहनें उस बात से बड़ी हतोत्साहित हैं। आज यहाँ पर ये गणेश आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत मैंने सब बेटियों को एक एक कलम थमाई है। हमारी आशा चौहान जी सामने दिख रही है, कृपया आगे आने का कष्ट करें और ये सामू का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे घाट गौरव प्रदेश। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे, जहां पर अशोक कुमार ने पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने पुलिस विभाग को कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर
आदेश दिया और वर्तमान में बढ़ रहे कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर समस्त जनता से कोविड गाइडलाइंस की पालना की अपील की और साथ ही पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करें और इस बीच जघन्य अपराधों के निस्तारण के लिए भी दी जाने वाली इनामी राशि 27 साल बाद बढ़ाई गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 20,000 रुपए तक इनाम दे सकते हैं और साथ ही पुलिस उप महानिरीक्षक 50,000 तक का इनाम दे सकते हैं और पुलिस महानिदेशक की तरफ से 2 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, साथ ही खुद भी सभी निर्देशों का पालन करें। नए साल में तो समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करता हूँ कि नैनीताल और मसूरी टूरिस्ट प्लेस होने के नाते नए साल पे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, तो कृपया करके हमने एक योजना बनाई है कि नैनीताल और मसूरी वही लोग हैं जिनके पास होटल की बुकिंग है। बाकी लोग आएंगे ना तो उनको बुकिंग मिलेगी, ठंड इतनी ज़्यादा है फिर उनको सड़कों में भटकना पड़ेगा और उससे ट्रैफिक जाम बढ़ेगा। तो ये हमारी अपील को सुने। दूसरा, देहरादून पुलिस ने भी और नैनीताल पुलिस ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पे, उत्तराखंड पुलिस के पेज पे एक अपना ट्रैफिक प्लान जारी किया है। तो समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। साथ ही साथ वहीं मसूरी में नए साल के लिए दूर दूर से पर्यटक जो हैं घूमने आ रहे हैं, जिसके चलते मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लान तैयार किए गए हैं। लेकिन अचानक मसूरी के मुख्य पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास परिवहन निगम की बसों को संचालित करने के लिए उच्च अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे मसूरी में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और पर्यटकों और लोगों को अपने सामान के साथ 2 किलोमीटर पैदल चलकर मसूरी शहर आना और जाना पड़ा। वहीं कई लोग तो वापस देहरादून चले गए। लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप से मसूरी 2 किलोमीटर दूरी का टैक्सी चालक ने प्रति सवारी 50 से 100 रुपये मांगा। साथ ही लोगों ने कहा कि प्रशासन के पास मसूरी में नए साल में लोगों की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान है, जिससे कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिससे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कोविड नियमों के तहत लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि नए साल के जश्न को लेकर रात 11 बजे के बाद किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका असर मसूरी और अन्य पर्यटन स्थलों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। नए साल से एक दिन पहले मसूरी में काफी भीड़ हो जाती थी, लेकिन इस बार कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का असर देखा जा रहा है। मसूरी का मुख्य बाजार मॉल रोड पर भी पर्यटक काफी कम संख्या में नजर आ रहे हैं और पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में नए साल का जश्न फीका पड़ जाएगा, जिसके लिए वो काफी मायूस हैं। साथ ही बाहर घूमने आए पर्यटक अपने घर वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ पर्यटक मसूरी के ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उनका कहना है कि अगर मसूरी में बर्फबारी हो जाती है तो उनका मसूरी आने का मजा दोगुना हो जाता है। तो अभी कोई रश है, प्लस वो टाइमिंग का आपका ओमिक्रॉन का वो बोल रहे हैं सरकार कि 10:30 बजे के बाद बंद है। तो 31 सर 12 बजे के बाद ही मज़ा आता है और 12 बजे ही इंजॉय करने का मज़ा आता है। रश भी नहीं है यहाँ पे। उससे पहले तो फिर कोई फायदा नहीं ना सर, तो इसलिए फिर हम सोच रहे कि हम कल वापस चले जाए। वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से कोटद्वार में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नए साल के जश्न मनाने के लिए बाहर से भारी संख्या में पर्यटक आते हुए दिख रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पुलिस चौकियों पर चेकिंग अभियान के तहत RT-PCR रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। और कोटद्वार, लैंसडाउन, चरीक समेत अन्य स्थानों पर रिजॉर्ट बने हुए हैं, जहां पर साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस साल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन के तहत रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को देखते हुए आवाजाही ज़्यादा रहेगी, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से RT-PCR रिपोर्ट जो है वो भी चेक की जा रही है। जारी की गई शासन द्वारा हम लोग उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहे हैं। डबल वैक्सीनेशन जो है उसकी लगातार चेकिंग हो रही है।
साथ में जो भी टूरिस्ट आ रहा है वो जो प्रायर उनकी बुकिंग्स हैं उन्हें ही अलाउ करेंगे। हमने होटल मालिकों की सबकी मीटिंग्स भी ले ली हैं और क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है तो सभी होटल्स में भी हमने बता दिया कि आप लोग अपनी तरफ से भी ये चीज़ ध्यान रखें कि इस तरह का हुड़दंग वगैरह कुछ ना हो और लोग जो है एंजॉय करें न्यू ईयर को। मेरी तरफ से भी सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं उत्तराखंड के खटीमा में कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि वन विभाग के लाख प्रयासों के बावजूद भी वन जीवों की तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस तरीके की तस्करी के मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में खटीमा कस्टम विभाग ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा, जबकि कार के अंदर सवार 4 लोग भागने में सफल रहे। तलाशी के दौरान कस्टम विभाग को कार के अंदर 4 बंद बोरे मिले जिनके अंदर कछुए भरे हुए थे और कस्टम विभाग ने खटीमा वन विभाग को कार और जिंदा 173 कछुए सुपुर्द किए और खटीमा वन विभाग ने न्यायालय से जिंदा कछुओं को नानक सागर में छोड़ने की अनुमति मांगी है। और वन क्षेत्राधिकारी कैलाश मनोराल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कस्टम विभाग ने एक कार को 173 जिंदा कछुए सौंपे और वन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। विभाग के द्वारा मुझे जो दूरभाष पर यह बताया गया कि कुछ कछुए जो है इनोवा कार में जो है पकड़े गए हैं। मेरे रेंज कार्यालय में मय कछुए 173 और इनोवा कार को लेके आए जिसको हमने अपने सुमर्दी में लिया तत्काल जब और तत्काल इस पर हम लोगों द्वारा जो है स्टूडेंट जारी कर जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है। और माननीय न्यायालय खटीमा में मेरे स्टाफ द्वारा जो है इसको जो है आज क्या नाम उसको जो है प्रस्तुत किया जा रहा है वहाँ पे जिसको और जो 173 कछुए जिंदा हैं उनको माननीय न्यायालय द्वारा परमिशन ली जा रही कि इनको जो है छोड़ने के लिए, क्योंकि ये कछुए जो है शेड्यूल 1 के जीव हैं जो कि जिंदा हैं जिनको जो है नानक सागर डैम में छोड़ने की अनुमति। वहीं उत्तराखंड के किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत काशीपुर पहुंचे, जहां पर लोगों ने राकेश टिकैत का स्वागत किया और इस दौरान राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सड़क और संसद के बीच की कमी को दूर करने के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। इसके लिए हम संसद में बैठने वालों से लड़ेंगे। इस बीच राकेश टिकैत की गर्माहट साफ नजर आई। वहीं उधम सिंह नगर के कच्छा में लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार की तरफ से घटिया क्वालिटी का निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकारी धन की बंदरबांट की जा रही है। दरअसल कच्छा में करीब 25 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है और सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ सड़क का निर्माण नहीं किए जाने के कारण सड़क टूट रही है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए ठेकेदारों पर आरोप लगाया और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग यहां पर प्रशासनिक अमले से की गई। चलिए फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।